फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग ड्रामा BEGE 142। ये पेपर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होने वाले हैं और रिपीटेड यूनिट्स कौन कौन सी होने वाली हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का आपका पेपर आने वाला है ये। ओके, चलिए पेपर को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर कर देना और वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना। ठीक है, हाइप करने से होता ये है कि वीडियो जो है ज़्यादा बच्चों तक पहुंचती है जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए इसको एक एक करके देख लेते हैं। ऑल क्वेश्चंस करने हैं इसमें सारे। ऑल क्वेश्चंस है इंटरनल चॉइस, मतलब एग्ज़ाम में आपको चॉइस मिलने वाली है। राइटिंग एंड नीट एंड लेजिबल हैंड राइटिंग। चलिए इतना तो हम समझ ही गए हैं। अब देख लेते हैं सेक्शन ए में क्या क्या आया हुआ है। जी देखो, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन में सेक्शन ए में आपको दिख जाएंगे कुछ शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 200 वर्ड्स। देखो वर्ड्स की ना बहुत इंपॉर्टेंस है एग्ज़ाम में। वर्ड्स ध्यान रखना और एक अपना टाइम ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलोगे ना तो आंसर भी बढ़िया लिख पाओगे और आप बाकी जो क्वेश्चंस बचेंगे उनके लिए भी आप टाइम निकाल पाओगे। तो पहले क्वेश्चन में ना इस तरह के ये जो हैं शॉर्ट नोट्स आएंगे जिन पे आपको नोट लिखना है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीक थिएटर ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, मैं इसमें से कुछ करवा दूँगी, डोंट वरी। 3 यूनिटीज़, ड्रामेटिक आयरनी, क्लासिकल संस्कृत थिएटर, मॉडर्न ड्रामा, एपिक थिएटर और एप्रन स्टेज। इसमें से मैं कुछ करवा दूँगी। ठीक है, बाकी ये चीज़ें आप सब अपने आप करेंगे। और वैसे भी अगर थ्रू आउट स्टडी करके जाओगे तो फिर तो कहीं से भी कुछ भी आ जाए ना, कहीं से भी बोल आ जाए, आपने सिक्सर मार नहीं है ना। और हाँ, प्रॉब्लम उनके लिए है जो पूरा साल नहीं पढ़े हैं, बट कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं हुई तो वीडियो देख लेते हैं। वीडियो से भी आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हम यही ले लेते हैं कि कैसे लिखना है आपने। ग्रीक थिएटर ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, एंशिएंट वर्ल्ड में जो ग्रीक थिएटर होते थे उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन बताएंगे कि एंशिएंट ग्रीक थिएटर इट वाज ओरिजिनेटेड इन 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी में बना था। कहाँ पर बना था? एथेंस में। ठीक है, और इसको बनाने का क्या मकसद था? इट वाज ओरिजिनेटेड एज अ रिलीजियस, धार्मिक, रिलीजियस एंड सिविक फेस्टिवल ऑनरिंग डायनोसिस द लॉर्ड ऑफ वाइन। जो लॉर्ड ऑफ वाइन है उनके सम्मान में ये फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी एथेंस में 6th सेंचुरी में। ठीक है, एंड इट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर वेस्टर्न ड्रामा evolving into specific genre like tragedy, ठीक है, कॉमेडी और सटायर। ठीक है, इसके साथ सटायर प्लेज। और इसमें और क्या होता था, इसमें जो एक्टर्स होते थे, कैरेक्टर्स होते थे, वो ना आउटडोर्स परफॉर्म करते थे विद मास्क। फेस पर एक मास्क पहन के आउटडोर परफॉर्मेंस करते थे। ठीक है, जिसमें ट्रेजेडी होती थी, कॉमेडी, सटायर, प्ले, ये सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। इसका ओरिजिन क्या था, इसका पर्पज़ क्या था। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट है रिलीजियस रूट्स। ठीक है, रिलीजियस, धार्मिक तौर पर क्या इसका, जिस तरह से ये बनाया गया था, इसका जो ओरिजिन हुआ था उसके बारे में बताएं। तो रिलीजियस रूट्स क्या थी इसके बारे में। तो थिएटर जो है इट वाज बिगिन एज अ कोरल राइम, कोरल हाइम्स। ठीक है, इसका मतलब है इट वाज अ संग टू डायनासोस द गॉड ऑफ वाइन, फर्टिलिटी और एग्रीकल्चर। वो सारी चीज़ें आप इसमें बता देंगे। सिटी डायनेसिया, दिस वॉज, इसकी जो हम बात करें, दिस वॉज अ मेजर एनुअल स्प्रिंग फेस्टिवल। ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल था।
एनुअल, ठीक है, एथेंस में होता था। और प्ले राइट्स कम्पिटिड फॉर सिविक ग्लोरी बाय प्रेजेंटिंग 3 ट्रेजेडीज एंड 1 सटायर प्ले। ओके, देन सिविक ड्यूटी की बात कर लेते हैं हम। सिविक ड्यूटी में आप लिखेंगे कि अटेंडिंग प्लेस, कि जब लोग प्ले अटेंड करते थे, देखते थे, तो ये इस तरह से कंसिडर किया जाता था लाइक इट वाज ए सैक्रेड और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, हर किसी की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। ऑफन फंडेड बाय द स्टेट ऑफ टू प्रोमोट कम्युनिटी वैल्यूज़ और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। मतलब सिविक ड्यूटी में क्या था कि जो ये एक इस तरह से कंसीडर होता था कि ये एक सैक्रेड और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, और स्टेट के द्वारा फंडेड किया जाता था टू प्रोमोट कम्युनिटी वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, और जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए इस चीज़ के लिए फ़ंड दिया जाता था स्टेट की तरफ से। फिर इसके बाद आप जैसे इसमें 3 और चीज़ें थी, जैसे ट्रेजेडी, ठीक है, ट्रेजेडी हो गया, कॉमेडी हो गया और सटायर, इन चीज़ों पर प्ले होते थे, ठीक है। फिर है थिएट्रिकल कन्वेंशंस, द कोरस में आप बताएंगे कि कोरस क्या था, एक लार्ज ग्रुप ऑफ एक्टर्स हु संग, जो गाते थे, डांस करते थे, और प्रोवाइडेड कमेंट्री ऑन द एक्शन, और जो एक्शन हो रहा था ना उसके लिए कमेंट्री भी करते थे, मतलब उस सीन को बताते रहते थे। दे सर्व्ड एज द वॉइस ऑफ द पीपल, ठीक है, वो इस तरह से पेश करते थे लाइक वॉइस ऑफ द पीपल, जो लोगों की आवाज़ थी ना वो बनते थे वो। मास्क एंड कॉस्ट्यूम्स, एक्टर्स जो थे वो बड़ी बड़ी कॉस्ट्यूम्स पहनते थे, दे वो लार्ज एक्सपेंसिव मास्क, ठीक है, दैट वो जो मास्क थे वो किसके बने होते थे, लिनेन के जो इनके कॉस्ट्यूम्स होते थे, और जो मास्क होते थे वो वुड से बने होते थे। दैट अलाउड मेल एक्टर्स टू प्ले मल्टीपल रोल्स इंक्लूडिंग फीमेल कैरेक्टर्स। वो मास्क इसलिए पहनते थे ताकि वो डिफरेंट रोल्स एक साथ कर सके, कभी फीमेल का मास्क पहन लिया, कभी मेल का मास्क पहन लिया, कुछ कैरेक्टर वो बनते रहते थे, इसलिए मास्क एंड कॉस्ट्यूम्स। द 3 एक्टर रोल, टिपिकली ओनली 3 स्पीकिंग एक्टर्स वर अलाउड, 3 एक्टर ही एक बार में अलाउड होते थे ऑन द स्टेज एट एनी गिवन टाइम एक्सक्लूडिंग द कोरस, ठीक है, टू कैरी द नैरेटिव फॉरवर्ड। मतलब ये है कि स्टेज पर उस टाइम जो ये जो ग्रीक थिएटर की एक खासियत ये भी थी कि एक बार में सिर्फ 3 एक्टर ही जो स्पीकिंग एक्टर्स थे, जो अपने डायलॉग बोल सकते थे, वो एक बार में 3 को ही अलाउड होता था स्टेज पर जाने के लिए, एक्सक्लूडिंग कोरस के साथ साथ, ठीक है। तो आप इतना सा लिख देना, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इन पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका अच्छा खासा एक क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा हम शॉर्ट नोट करेंगे क्लासिकल संस्कृत थिएटर। क्लासिकल संस्कृत थिएटर क्या होता था उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, आप इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बता देंगे कि क्लासिकल थिएटर जो है एक एंशियंट इंडियन थिएट्रिकल ट्रेडिशन था बेस्ड ऑन नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र पर आधारित एक इंडियन थिएट्रिकल एक ट्रेडिशन था, थिएट्रिकल ट्रेडिशन आप बोल सकते हैं इसको। इट इंटीग्रेट्स, इसमें क्या क्या चीज़ें होती थी, ड्रामा, म्यूज़िक, डांस एंड आप बोल सकते हैं थियरी, ठीक है, थियरी ऑफ रासा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी दैट वाज एवोकिंग स्पेसिफिक इमोशंस, इनके ज़रिए कुछ इमोशंस जो थे वो शो होते थे, पब्लिक के लिए दिखाए जाते थे, लाइक लव, हीरोइज्म, ठीक है, और कंपैरिजन रादर देन फोकसिंग स्ट्रिक्टली ऑन ट्रेजिक प्लॉट्स। ओके, सो इसमें ये थोड़ा सा आप बता देंगे कि ये था क्या 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 इसमें चीज़ें थी, किस चीज़ पे बेस्ड था ये संस्कृत थिएटर। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स आते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। पहला है द नाट्यशास्त्र। तो दिस वॉज कंपाइल्ड बाय भरत मुनि। दिस इज़ द फाउंडेशनल ट्रीटीज ऑन एंशियंट इंडियन ड्रामा, डांस और स्टेज क्राफ्ट। नाट्यशास्त्र जैसे कि इसके नाम से ही
आप पता कर सकते हैं नाट्य मीन्स नृत्य, डांस। ओके, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ रासा, दिस वॉज द अल्टीमेट गोल ऑफ संस्कृत ड्रामा जो था वो ये था कि टू जनरेट इमोशनल एसेंस, ठीक है, किस में, ऑडियंस में, ठीक है, देखने वालों में। तो देयर आर 8 प्राइमरी रासास, इसमें 8 जो है वो प्राइमरी रास बताए गए हैं, जिसमें श्रृंगार जो था वो लव के लिए था, करुणा फॉर पाथोस। तो इस तरह से टोटल 8 रास बताए गए हैं, जो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक। परफॉर्मेंस स्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं। दिस संस्कृत थिएटर प्लेज अ हाईली स्टाइलिश्ड और सिम्बॉलिक प्रेजेंटेशन। ओके, कैसे था कि जो एक्टर्स थे ना, दे यूजेस कन्फाइंड रिथमेटिक, ठीक है, रिथमेटिक जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज, एंड उसके साथ साथ दे ब्लेंड वर्स और प्रोज, इन दोनों को ब्लेंड करके डायलॉग बोलते थे। टू कन्वे स्टोरीज ऑफन बेस्ड ऑन एपिक और माइथोलॉजी। मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस स्टाइल थी ना संस्कृत थिएटर की, उसमें क्या था कि एक बहुत ही स्टाइल्ड और सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होती थी। एक्टर जो हैं वो कन्फाइंड होते थे, रिथमेटिक जेस्चर होते थे उनके। मतलब जैसे आपने कुछ क्लासिकल डांसेस अगर देखे होंगे तो उसमें आप देखोगे कि जो एक्टर होते हैं वो बड़े ही जिस तरह से अपनी बॉडी को मूव करते हैं, तो बॉडी जेस्चर में वो कहानी भी सुना रहे होते हैं, हर तरह के इमोशन शो कर रहे होते हैं। तो वो उसको बोलते हैं रिथमेटिक जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। एंड ब्लेंडिंग वर्सेस और प्रोज टू कन्वे स्टोरीज ऑफन बेस्ड ऑन एपिक और माइथोलॉजी। मतलब वो स्टोरी को बताते थे, चाहे वो किसी एपिक पे बेस्ड थी या कोई माइथोलॉजी का सब्जेक्ट होता था, तो वो इनके ज़रिए अपना जो स्टोरी वो बताते थे। फिर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर जो था क्लासिकल, जैसे ग्रीक ट्रेजेडी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो संस्कृत जो था, संस्कृत प्ले स्ट्रिक्टली अवॉइड ट्रेजिक एंडिंग्स। ये इसका स्ट्रक्चर ये था कि जो संस्कृत ड्रामा है वो ट्रेजिक एंडिंग को, जो ट्रेजिक एंडिंग्स होती थी ना, उसको अवॉइड करता है। दे कंक्लूड हार्मोनियसली एंड फीचर अ मिक्स ऑफ सीरियस थीम और कॉमेडिक एलिमेंट, ठीक है, जो वो इस चीज़ का स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। देन ये इतना क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्लासिकल संस्कृत थिएटर के बारे में, आप इतना बता देना काफ़ी है। देन बात करेंगे हम मॉडर्न ड्रामा की। मॉडर्न ड्रामा के बारे में बताना है। मॉडर्न ड्रामा क्या था? मॉडर्न ड्रामा जो था इट वाज लेट 19th सेंचुरी से लेकर अभी तक ये चल रहा है। इट वॉज मॉडर्न ड्रामा रिजेक्टेड ट्रेडिशनल हीरोइक कन्वेंशन। मॉडर्न ड्रामा में क्या था कि जो हीरोइक चीज़ें थी ना, जो जहाँ पे हीरो ही सब कुछ कर रहा है, मतलब हीरो को एक पता नहीं क्या ही बना के पेश कर देते हैं, तो दे रिजेक्टेड दिस मॉडर्न टाइम या दिस सेंचुरी में दे रिजेक्टेड ट्रेडिशनल हीरोइक कन्वेंशंस इन फेवर ऑफ रियलिज्म और साइकोलॉजिकल डेप्थ। इतना सा इसकी डेफिनेशन बता देंगे। देन पायनियर्ड बाय फिगर्स लाइक जो हेनरिक इब्सन है, दे प्लीज शिफ्टेड फोकस टुवर्ड द स्ट्रगल ऑफ एवरीडे पीपल। रोज़मर्रा के जो लोगों के जीवन के बारे में जो उनका जो स्ट्रगल है वो बताते हैं। सोशल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं और जो एग्जिस्टेंशियल कंडीशन है, ठीक है, उसके बारे में। एंड द पेविंग द वे फॉर लेटर मोमेंट्स लाइक एब्सर्डिज्म और जो एपिक थिएटर के बारे में आप थोड़ा सा इतना बता सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो पहला जो पॉइंट है वो है रियलिज्म और सोशल इशू। ये इस पर फोकस था इनका, मॉडर्न ड्रामा का फोकस, ठीक है। इसमें बताया कि दे मूविंग अवे फ्रॉम सुपर नेचुरल एलिमेंट। इससे पहले के जो थिएटर होते थे, जो ड्रामाज होते थे, उनमें क्या था, सुपर नेचुरल हीरोइक चीज़ें बहुत सारी दिखाई जाती थी। बट यहाँ पर क्या होता है, एक शिफ्ट आता है टू मूविंग अवे फ्रॉम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हो गया और एपिक पोइट्री, ठीक है। तो मॉडर्न ड्रामाज टैकल्ड ग्रीटी
ठीक है, और एवरीडे रियलिटीज़, मतलब जो रोज़मर्रा की जो जीवन की जो एक वास्तविकताएं होती है ना, उनको दिखाते हैं, लाइक क्लास इनइक्वालिटी, जेंडर रोल्स, मैरिटल अनहैप्पीनेस, शादी में जो मतलब जहाँ परेशानियाँ होती शादीशुदा लाइफ में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो सोशल इशू होते हैं ना, वो सारे यहाँ पर बताए जाते हैं। मॉडर्न ड्रामा मतलब एक शिफ्ट आया था इसमें मॉडर्न ड्रामा में, ड्रामा ऑफ आइडिया रादर देन रिलाइंग सोलली ऑन ग्रैंड एक्शन, प्ले राइट्स, ठीक है, एक्शन प्ले राइट्स, यूज्ड डायलॉग और कैरेक्टर इंट्रोस्पेक्शन टू डिबेट फिलोसॉफिकल और सोसाइटल प्रॉब्लम्स, ठीक है, फिलोसॉफिकल और सोसाइटल प्रॉब्लम्स थी जो इन पर डिबेट होती थी वाय प्ले राइट्स और डायलॉग्स के ज़रिए। शिफ्ट टू द कॉमन मैन, प्रोटैगोनिस्ट वर ऑफन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स डीलिंग विद इंटरनल और सोसाइटल प्रेशर, ठीक है। देयर वॉज अ कंट्रास्ट टू द रॉयल्टी और मिथिकल हीरोज़ ऑफ ट्रेडिशनल ड्रामा। तो ये जो शिफ्ट हुआ था एक कॉमन मैन की तरफ जो शिफ्ट हुआ था, पूरा ड्रामा की जो थीम थी, वो एक हमारा पॉइंट बन जाएगा। एक्सपेरिमेंटल फॉर्म की बात कर लेते हैं। सो ये जो एरा था ना, दैट वाज स्पॉन्ड डाइवर्स मोमेंट्स, ठीक है। द इंट्रोड्यूस वाइल प्ले राइट्स लाइक सैमुअल बकेट द पायनियर द थिएटर ऑफ द absurd for exploring the existential void of the meaninglessness of लैंग्वेज। तो कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिसके बारे में लैंग्वेज के बारे में है, या कुछ जो उस टाइम के जो मेन राइटर्स थे उनके बारे में आप बता देंगे, ठीक है। जैसे बर्टोल्ट ब्रेच है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एपिक थिएटर टू चैलेंज सोसाइटी, ठीक है। और उसके बाद सैमुअल ब्रैकेट आते हैं जिन्होंने थिएटर ऑफ द अब्सर्ड ये लिखा था, प्ले राइट लिखा था। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कुछ ये चीज़ें बता सकते हैं, नहीं बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम एपिक थिएटर की बात कर लेते हैं। चलिए, एपिक थिएटर क्या था? एपिक थिएटर मिड 20th सेंचुरी में ये हुआ था, ठीक है। मिड 20th सेंचुरी थिएट्रिकल मूवमेंट था पायनियर्ड बाय जर्मन प्ले राइट बर्टोल्ट ब्रेख्ट, ठीक है। इसमें भी क्या था, ही रिजेक्ट इमोशनल एस्पेसिज्म टू एम टू प्रोवोक रैशनल क्रिटिकल थॉट रादर देन, इसमें क्या चीज़ें शामिल की गई थी कि इमर्सिंग द ऑडियंस इन एन इल्यूजन, और ये एनकरेज करता था व्यूअर्स को टू एनालाइज द सोशल और पॉलिटिकल थीम्स प्रेजेंटेड, कि जो ड्रामा में जो पॉलिटिकल और सोशल थीम जो प्रेजेंट की गई है, उसको जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, वो उसको एनालाइज करे, देखे, समझे सिर्फ, और अपने तरीके से उसको एनालाइज करे। तो इसलिए ये एपिक थिएटर की जो है वो ओरिजिन हुआ था। इसमें जो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है द एलाइनेशन इफेक्ट, ठीक है। इसमें टेक्निक्स यूज़ की गई थी टू डिस्टेंस द ऑडियंस फ्रॉम इमोशनल अटैचमेंट सो दे फोकस ऑन द मैसेज। मैं लिख देती हूँ, इट डिस्टेंस ऑडियंस फ्रॉम इमोशनल अटैचमेंट एंड इमोशन सो दे फोकस ऑन द मैसेज। कौन सा मैसेज? जो प्ले में, जो ड्रामा में दिखाया जा रहा है, ओके। तो ऑडियंस को इस तरह से मतलब वो इमोशनली ऑडियंस को थोड़ा सा अलग कर दिया, इमोशंस से उसको हटा के वो जो मैसेज जो उसमें दिया जा रहा है उस पर वो फोकस कर सके। ऑडियंस की बात हो रही है यहाँ पे। ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, एक्टर्स जो थे दे डायरेक्टली एड्रेस द ऑडियंस। यहाँ पर जो एक्टर थे वो डायरेक्टली ही ऑडियंस से बात करते थे। और ब्रेकिंग द इल्यूजन दैट द स्टेज इज़ अ रियल वर्ल्ड, और ये वो इस इल्यूजन को ब्रेक करते थे। मतलब जो ऑडियंस इतना ज़्यादा घुस जाती थी इमोशंस में उस ड्रामा में, कि जो एक्टर्स हैं वो इतना एक तो डायरेक्टली ऑडियंस से बात करते थे, और वो उस ब्रेक उस इल्यूजन को, उस भ्रम को तोड़ देते थे दैट स्टेज इज़ अ रियल वर्ल्ड। ऑडियंस ये समझने लगती थी कि जो स्टेज पे जो कुछ हो रहा है वही रियल वर्ल्ड है, बट दे ब्रेक दैट इल्यूजन। एक्सपोज्ड मैकेनिज्म, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई थी, जैसे लाइटिंग फिक्सचर्स, स्टेज हैंड्स, सीन ट्रांजिशन,
दीज आर लेफ्ट फुली विजिबल टू रिमाइंड द व्यूअर दे आर सिंपली वॉचिंग अ प्ले। मतलब जितनी भी चीज़ें यूज़ होती थी ना स्टेज पर, जब एक प्ले होता है, कोई ड्रामा होता है, लाइट्स होती हैं, स्टैंड हैंड्स होते हैं और सीन ट्रांजिशन होते हैं, वो पूरा ओपन होता था ऑडियंस के सामने, सो दैट जो पब्लिक जो है वो सिंपली वॉचिंग अ प्ले, मतलब उनको ये लगे, उनको ये याद रहे कि वो एक प्ले देख रहे हैं। ठीक है, एपिसोडिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जब प्लॉट जो है वो दैट इज़ यूजुअली नॉन लीनियर, प्लॉट इनका नॉन लीनियर होता है, मेड ऑफ लूजली कनेक्टेड सीन्स। ठीक है, देन यूज ऑफ सॉन्ग्स और प्लकार्ड्स, म्यूजिक और टेक्स्ट, म्यूजिक एंड टेक्स्ट, these are often inserted to comment on the action or teach the audience rather than just entertain। मतलब म्यूज़िक के ज़रिए, टेक्स्ट के ज़रिए कुछ ऐसे मैसेज दिए जाते थे ऑडियंस को, ताकि ऑडियंस कुछ सीख के जाए, ना कि सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए ही वो ड्रामा को देखते रहे। ठीक है, तो ये मेन इनका कैरेक्टरिस्टिक्स थी एपिक थिएटर के बारे में, जो मिड 20th सेंचुरी पे इसका ओरिजिन हुआ था, और ये उसके कुछ इफ़ेक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स थी, विशेषताएं थी, जिनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट नोट है इसमें आपको ये इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर के होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट में, जो कि बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं 10 नंबर के, वो देख लेते हैं। इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और हाइप भी कर देना। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 300 वर्ड्स में आपको बताना है। तो इसमें करना क्या है, ये कहाँ से ली गई हैं लाइंस, कौन राइटर हैं, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें आपको बतानी है, और 300 वर्ड में आपको इसको कंप्लीट भी करना है। तो हम जो पहला करने वाले हैं वो यही है, दैट द लॉन्गर टू पीपल लिव टुगेदर ब्रीथ द सेम एयर द मोर एस्ट्रेंज्ड दे बिकम फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं एक्सप्लेन। इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि ये जो कोट है, दिस फेमस कोट इज़ फ्रॉम मोहन राकेश। ये मोहन राकेश राइटर हैं, इनका प्ले है हाफ वे हाउस। हाफ वे हाउस, आधे अधूरे। ठीक है, आधे अधूरे। इसमें डिस्क्राइब किया गया है एस्ट्रेंजमेंट थ्रू फैमिलियरिटी। ठीक है, व्हेन, जब दो लोग साथ रहते हैं ना, व्हेन टू पीपल कोहैबिट फॉर टू लॉन्ग, जब दो लोग एक लंबे टाइम के लिए साथ रहते हैं, तो जो स्टेग्नेशन एंड जो मोनोटनी होती है ऑफ रूटीन, जो कॉज दैम टू लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़, और अल्टीमेटली होता क्या है, ब्रीडिंग इमोशनल डिस्टेंस एंड, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब दो लोग एक साथ एक काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं, तो जो दिनचर्या होती है ना रोज़मर्रा की, उसमें एक तो एक रास्ता और ठहराव आने लगता है, बोरियत आने लगती है, लोग अपनी पर्सनल इंडिविजुअलिटी जो है, पहचान जो है, खो देते हैं, और जिससे होता क्या है, एक तो इमोशनल डिस्टेंस बन जाता है लाइफ में। ठीक है, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती है। ठीक है, चलिए, यही रीज़न होते हैं जब मोस्टली जब लोग आप देखो, जो मैं बताने वाली हूँ उसको गलत मत समझना। ठीक है, ये सिर्फ ये मेरे थॉट हैं और कुछ नहीं है। ये दो चीज़ें आपको अक्सर देखने को मिलेंगी जब जो लोग टीनेजर में होते हैं, जब जो लोग लव मैरिज कर लेते हैं। देखो, मैं लव मैरिज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ये जस्ट एक थॉट है, ध्यान से सुनना उसको। तो काफ़ी बार तुमने देखा होगा कि लव मैरिज करने के बाद भी लोगों की जो शादियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं, है ना, शादी जो है सक्सेसफुल नहीं होती। उसका मेन कारण यही होता है कि जब साथ रहते हैं ना, दो लोग कंटिन्यू साथ रहते हैं, तो साथ रहते रहते एक टाइम ऐसा आता है कि वो लाइफ में बोरियत आने लगती है, इमोशनली वो डिस्टेंस आने लगता है दोनों के बीच में, और कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आने लगती हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है जहाँ पर, ये सिर्फ लव मैरिज की बात नहीं है, ये नॉर्मल मैरिजेस में भी होता है, या कोई भी रिलेशन को आप ले सकते हो, नॉट पर्टिकुलर मैरिज वी आर टॉकिंग अबाउट।
ओके, तो ये भी कुछ चीज़ें होती हैं क्योंकि ये सोशल इशू हैं, तो इन पे बात कर सकते हैं हम लोग। चलिए अब इसको हम एक एक पॉइंट करके डिस्क्राइब करते हैं, इसको 4-5 पॉइंट से समझाने की कोशिश करते हैं। पहला जो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोइंग अपार्ट, ठीक है, अपार्ट ऑफ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंटली प्रॉक्सिमिटी कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सम साइकोलॉजिकल डायनामिक्स, जिसमें पहला है स्टैग्नेशन एंड लैक ऑफ ग्रोथ। देखो, व्हेन लाइफ इंटरवीन कंप्लीटली, तो जो पार्टनर्स होते हैं दे ऑफन स्टॉप डेवलपिंग एज इंडिविजुअल्स। और प्रेडिक्टिबली होता क्या है, एवरीडे लाइफ सफोकेट्स मिस्ट्री, रिप्लेसिंग इट विद स्टेल पैरालाइजिंग रूटीन, इन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो स्टैग्नेशन एंड लैक ऑफ ग्रोथ एक पॉइंट हो जाएगा। वेट ऑफ अक्यूमुलेटेड ग्रीवेंसेस, स्मॉल अनरिजॉल्व्ड इरिटेशन, वो इरिटेशन जो सॉल्व नहीं हो पाते, फालतू के झगड़े जितने भी होते हैं, ठीक है, दे पाइल अप ओवर द ईयर्स, साल दर साल वो इकट्ठे होते रहते हैं। छोटी छोटी जो इरिटेशन होती है ना, जो सॉल्व नहीं होती है, वो इकट्ठी होती चली जाती है। दीज सीमिंगली माइनर हैबिट्स और डिलेज फेस्टर इनटू बिटर रेजेंटमेंट, अल्टीमेटली होता है पॉइजनिंग द कनेक्शन। जो कनेक्शन होता है ना, जो रिलेशन होता है, वो एक तरह से पॉइजनिंग बन जाता है। देन द लॉस ऑफ द अदर। इनिशियली होता क्या है कि जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स आर यूनिक इंडिविजुअल्स विद डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स। तो ओवर टाइम मर्जिंग ऑफ लाइफ, मर्जिंग, जब दो लाइफ मर्ज होती है ना टू लिव टुगेदर, तो दे क्रिएट्स एन एको चैम्बर वेयर वंस ओन फॉल्ट्स आर मिरर्ड बाय द अदर्स। मतलब एक दूसरे में गलतियाँ ढूंढना, है ना, तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। द फोर्थ है द इनविजिबल सेल्फ। पार्टनर्स जो होते हैं दे बिकम ओवरली कंफर्टेबल, दे मे स्टॉप एक्टिवली कम्युनिकेटिंग देयर इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स। कई बार क्या होता है ना, जो पार्टनर्स होते हैं वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि दे मतलब वो आपस में दे स्टॉप एक्टिवली कम्युनिकेशन। जो एक एक्टिव कम्युनिकेशन होता है ना, वो उस बंद ही हो जाता है उनका बातचीत करना। देयर इनर थॉट्स और फीलिंग्स, वो अपनी जो इनर थॉट हैं, ठीक है, और फीलिंग्स, उनको शेयर करना ही बंद कर देते हैं। एंड दे बिगिन टू अज्यूम दे ऑलरेडी नो एवरीथिंग, और वो इस तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं, अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि वो एक दूसरे को जानते हैं। मतलब वो उनकी इनर थॉट भी जानते हैं, उनकी फीलिंग्स भी जानते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। एंड लीडिंग दैम टू मिस इंटरप्रेट न्यू एक्शंस और इमोशंस। और इन्हीं की वजह से जो अब जैसे मैं बताया कि वो इस तरह से एक्ट करने लग जाते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, दे अज्यूम। तो इसी वजह से जो चीज़ें होती हैं वो मिस इंटरप्रेट हो जाती हैं और नए नए इमोशंस खड़े हो जाते हैं, नए नए एक्शन शुरू हो जाते हैं रिलेशन में, ठीक है। तो जो द इनविजिबल सेल्फ, तो ये आप इस तरह से बता देंगे इसके बारे में कि कहाँ से लिया गया है। ये मोहन राकेश का प्ले है हाफ वे, आधे अधूरे, ठीक है, वहाँ से लिया गया है। उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है कि ये इसका पूरा सरलार्थ कर देना, आपको सरलार्थ भावार्थ जो कर सकते हो सब कर देना, ठीक है। लास्ट करते हैं। फॉर मी आई वॉज डाइंग एवरी डे एंड यू वर किलिंग माई बॉयज एंड यू डिड इट फॉर मी, वॉट द हेल डू यू थिंक आई वॉज थिंकिंग ऑफ, द गॉड डैम बिजनेस। सो दीज लाइन्स आर फ्रॉम आर्थर मिलर, आर्थर मिलर, ठीक है। उनका एक क्लासिक प्ले है जिसका नाम है ऑल माई सन्स, 1947 में यार, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जो क्रिश है, यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है। एक तो है क्रिश जो कि सन है, और जो है जो कि फादर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है यहाँ पे, जिसमें बता रहा है कि जो क्रिश है ही इज़ फ्यूरियस दैट हिज फादर, ये जो है फादर जो है, ही शिप्ड क्रैक्ड एयरप्लेन्स, मतलब टूटे हुए एयरप्लेन के पार्ट्स जो हैं वो शिप में लगा दिए थे, प्लेन में लगा दिए थे, जिसकी वजह से 21 जो सोल्जर्स थे, पायलट्स थे, उनकी मौत हो गई थी। तो क्रिश इज़ फ्यूरियस दैट हिज फादर शिप्ड
cracked airplane parts that led to the death of 21 pilots. ठीक है, while जो हैं he desperately claim, वो इतने हताशा में क्लेम करते हैं कि he did it to save the family business, कि उसने इसलिए किया ताकि वो फैमिली बिजनेस को सेव कर सके। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में ये इसी टॉपिक पर बात हो रही है, जिसमें जो कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें, कंटेक्स्ट में आप पॉइंट लिखेंगे। पहला बात करेंगे हम एक्शन के बारे में। द एक्शन जो है ना, जो यहाँ पे जो है, ठीक है, फादर जो ऑथोराइज द शिपमेंट ऑफ डिफेक्टिव इंजन हेड्स टू द मिलिट्री शिप्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, किस लिए किया था? टू प्रोटेक्ट हिज कंपनीज प्रॉफिट, अपनी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसने मिलिट्री की जो जहाज़ थे उनको टूटे हुए पार्ट्स जो है वो शिप कर दिए थे अपना फैमिली बिजनेस अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, एंड इट वॉज एन एक्ट दैट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ अमेरिकन सर्विसमैन, और इसका नतीजा क्या निकला? जो 21 पायलट थे, जो अमेरिकन सर्विसमैन थे, उनकी डेथ हो गई थी इसमें। ठीक है, इस वजह से। सेकंड है द मोटिवेशन क्या था कि जो है ही डिफेंड्स हिज एक्शंस बाय क्लेमिंग ही डिड इट ऑल। ठीक है, वो क्लेम करता है ही डिड इट ऑल दिस बिजनेस टू सिक्योर अ फ्यूचर ऑफ हिज फैमिली और फ्यूचर ऑफ हिज सन्स। मतलब अपने उनका मोटिवेशन यही था कि उसने सब कुछ इसलिए किया, उसने क्लेम किया कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं अपने फैमिली बिजनेस को और अपने बच्चों के फ्यूचर को बचा सकूं। देन द बिट्रेयल में आप बताएंगे कि जो क्रिस है वो रिस्पॉन्स करते हैं कि लाइक फॉर मी, ये डायलॉग्स आप पढ़ लेंगे जब आप बुक पढ़ रहे होंगे, कि आई वॉज डाइंग एवरी डे एंड यू आर किलिंग माई बॉयज़। ये जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये हाईलाइट करता है कि द डिवास्टेटिंग डिवाइड बिटवीन हिज मोरल आइडियलिज्म एंड जो क्रिस है उसका जो मोरल आइडियलिज्म है उसके बीच में, और उस जो फादर हैं हिज फादर्स रैप्ड हाइपर, आप लिखेंगे हाइपर मेटेरियलिस्टिक। ठीक है, दोनों की अलग अलग सोच है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक जो है एक डिवाइड आ गया था, एक डिफरेंस आ गया था दोनों के थॉट में अबाउट अमेरिकन ड्रीम। ओके, तो ये जो लाइंस हैं ये ली गई हैं ऑर्थर मिलर का जो प्ले है ऑल माई सन्स 1947 में आया था। ये क्रिस और जो फादर और सन है उनके बीच में एक बहस हो रही है। ठीक है, तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक्शन है, एक है मोटिवेशन क्या था वो मैं बता चुकी हूँ, और बिट्रेयल कि किस तरह से वो धोखा दिया जो ने। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लिख देंगे। अब हम जा रहे हैं हमारा बिगेस्ट नंबर वाला पोर्शन, सी पार्ट में आ गए हम लोग। ठीक है, ये हमें 800 वर्ड्स में लिखना है और मैं क्वेश्चन सारे करवाने की पूरी कोशिश करूँगी क्योंकि ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो एक एक करके देख लेते हैं। चलिए अपना क्वेश्चन करते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले हाफ वे हाउस। जो हाफ वे हाउस है इस टाइटल का सिग्निफिकेंसेस आपको बताने हैं। ओके, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे हम कि जो टाइटल है जो टाइटल है अ प्ले हाउस या हाफ वे हाउस जो है that is often discussed by Mahesh Dattani in Indian drama course, or he is as a thematic idea in drama. It is significant because it symbolizes completeness. एक तो completeness को symbolize करता है, transition, ठीक है, transition के बारे में बताता है, और emotional स्टेबिलिटी। ठीक है, सॉरी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी ऑफ किन के बारे में? जो कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए, और ये जो है प्ले ये मोहन राकेश का लिखा हुआ है, राइटर इसके हैं मोहन राकेश। अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंसेस की। क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं इसके हाफ वे हाउस के?
आधे अधूरे। अगर इसकी जगह आधे अधूरे लिखा हुआ आ जाए ना, तो भी आपने वही आंसर लिखना है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो सिग्निफिकेंसेस में आप बताएंगे कि जो टाइटल है, द टाइटल हाफ वे हाउस इज़ हाईली सिम्बॉलिक, ठीक है, सिम्बॉलिक एंड इट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले, एंड दिस प्ले ऑल्सो सजेस्ट दैट द लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स की लाइफ है ना, वो क्या है, इनकम्प्लीट, फ्रेगमेंटेड और it's a caught between hope or despair. No one in the family achieve emotional satisfaction or personal fulfillment. ये इतना सा आपको सिग्निफिकेंसेस बताने हैं और आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट होगा हमारा सिंबल ऑफ कंप्लीटनेस। ये जो हाफ वे हाउस है ना, ठीक है, हाफ वे हाउस जो फ्रेज़ है, ये इंडिकेट करता है अ स्टेट ऑफ बीइंग नीदर हियर नॉर देयर, सो एवरी कैरेक्टर रिमेन्स इनकम्प्लीट। कहीं भी कोई कैरेक्टर दिखता नहीं है, ना हियर है देयर, कहीं भी नहीं दिखता। अब इसमें पहला कैरेक्टर जो है, जैसे सावित्री जो है, सावित्री लॉन्ग्स फॉर एन आइडियल हस्बैंड बट नेवर फाइंड वन, ठीक है। सावित्री के बारे में बता देंगे कि वो एक आइडियल हस्बैंड चाहती है बट उसको कभी नहीं मिलता। सेकंड जो है महेंद्र नाथ, महेंद्र नाथ है दूसरे कैरेक्टर। ही इज़ अनेबल टू फुलफिल हिज रोल एज अ हस्बैंड और फादर, ठीक है, वो एक हस्बैंड और फादर का रोल निभाने में असमर्थ होता है, अनेबल होता है। थर्ड है द children are confused and dissatisfied with their lives, ओके। तो सावित्री के बारे में, वो एक आइडियल हस्बैंड चाहती है, नहीं मिलता है। महेंद्र बाबू जो है, ही इज़ अनेबल टू प्ले हिज रोल एज अ आइडियल हस्बैंड और फादर। बच्चे जो हैं, दे आर डिससेटिस्फाइड विद देयर लाइफ्स और कंफ्यूज, ठीक है। सो द एवरीवन लाइफ इज़ अनफिनिश्ड एग्जिस्टेंस। देन सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, अ हाउस, द हाउस विदाउट अ होम। तो जो फैमिली होती है ना, द फैमिलीज हाउस जो होते हैं, दैट इज़ मियरली अ फिजिकल स्ट्रक्चर। घर क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर ही तो होता है ना, ठीक है। इट लैक्स लव, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड हार्मनी। अगर किसी घर में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, हार्मनी नहीं है, तो वो जो घर होता है ना, वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनकर ही रह जाता है। इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग कंफर्ट एंड सिक्योरिटी, इट बिकम अ प्लेस टू कन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन। मतलब एक ऐसी जगह बन जाती है, अगर घर में रहने वालों में प्यार, भरोसा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो वो एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन ही होते रहते हैं। तो देयरफॉर इट इज़ ओनली अ हाफ वे हाउस, नॉट अ ट्रू हाउस, ठीक है, और होम, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम, सर्च फॉर आइडेंटिटी। ईच कैरेक्टर जो है ना इस प्ले में, वो क्या ढूंढ रहा है, हैप्पीनेस, आइडेंटिटी, पहचान, है ना, और सबसे बड़ी बात इमोशनल सिक्योरिटी, हम सबको चाहिए होती है ना। सावित्री सीक्स फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप विद डिफरेंट मैन एंड बिलीविंग समवन विल कम एंड विल कंप्लीट हर लाइफ, कि कोई आएगा उसकी लाइफ कंप्लीट करेगा, इसलिए वो अलग अलग लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहती है। हाउएवर शी इवेंचुअली रियलाइज दैट एवरी मैन हैज़ सिमिलर वीकनेस, ठीक है,
कि हर आदमी में अपनी अलग कमज़ोरियाँ होती हैं। तो जो सर्च होता है ना उसका, सर्च फॉर आइडेंटिटी, तो द सर्च रिमेन्स इनकम्प्लीट। ये सावित्री के बारे में हम बता देंगे। देन 4th पॉइंट है ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। जो टाइटल जो दिया गया है इसका, इट रिफ्लेक्ट्स द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़। हस्बैंड वाइफ जो हैं दे आर फेल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ अपने एक दूसरे को समझने में वो फेल हो जाते हैं। पेरेंट्स जो हैं यहाँ पर, अब हस्बैंड वाइफ ही क्या बनते हैं, पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स फेल्स टू गाइड देयर चिल्ड्रन, एंड जो चिल्ड्रन हैं दे बिकम इमोशनली डिस्टर्ब्ड। तो द फैमिली एग्जिस्ट ओनली इन अपीयरेंस, बस दिखाने के लिए फैमिली है लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पर है नहीं फैमिली के नाम पे। 5th है अर्बन लाइफ। अर्बन लाइफ ये जो प्ले है ये प्रेजेंट करता है द क्राइसिस ऑफ मॉडर्न मिडिल क्लास फैमिली को। Material needs, unemployment, frustration, alienation prevent individuals from achieving complete happiness. So their lives remains suspended between success and failure. 6th point लिखेंगे हम मीनिंग। ठीक है, तो जो टाइटल है, दिस टाइटल ऑल्सो सजेस्ट दैट ह्यूमन लाइफ itself is a halfway house. People continuously seek perfection, yet complete fulfillment is rarely achieved. So every individual remains incomplete in a some way. Okay. कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में आप बताएंगे कि जो टाइटल है हाफ ए हाउस इज़ बोथ सिम्बॉलिक भी है ये और एप्रोप्रिएट, दोनों ही हैं। ठीक है, दिस टाइटल कैप्चर्स द इमोशनल एम्प्टीनेस, फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप, अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस ऑफ द कैरेक्टर्स, एंड मोहन राकेश जो है वो इस टाइटल को यूज़ करते हैं टू शो दैट मॉडर्न ह्यूमन बींग्स ऑफन लिव इन अ स्टेट ऑफ इनकम्प्लीटनेस, मेकिंग द प्ले अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ अर्बन, जैसे यहाँ पे था ना अर्बन मिडिल क्लास। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप ये पॉइंट या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो के साथ साथ ना ये पॉइंट्स जो हेडिंग्स हैं वो अपना एक, जब वीडियो देखने बैठते हो ना तो एक रजिस्टर लेके बैठा करो ताकि ये जो मैं हेडिंग्स लिखती हूँ ये आप साथ साथ अपना नोट करते जाया करो। ठीक है, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ऑल माय सन्स से आता है, डिस्कस ऑर्थर मिलर्स ऑल माय सन्स एज ए ट्रेजेडी। ये जो प्ले था ऑल माय सन्स ये एक ट्रेजेडी कैसे था, ट्रेजेडी को आपने डिफ़ाइन करना है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्ले है। अभी कुछ दिनों पहले इंडियन हैबिटेट सेंटर दिल्ली में ये जो प्ले था ये हुआ था वहाँ पर, तो आई वाज देयर। तो काफ़ी अच्छा प्ले है, मतलब अगर हम उसको एक तरह से मोरल वैल्यू के साथ देखना चाहें तो इससे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी जा सकती है। तो मुझे बताना कि तुम्हारे कोर्स में से तुम्हारा फेवरेट प्ले कौन सा है, और विदाउट कोर्सेज भी आउट ऑफ द कोर्स कौन सा तुम्हारा फेवरेट प्ले है, या क्या तुम लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन, हमेशा की तरह विदाउट इंट्रोडक्शन तो हमारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व भी नहीं होता। तो ऑर्थर मिलर्स ऑल माय सन्स इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न ट्रेजेडी। ठीक है, चलिए, although it does not feature a king or noble hero like Greek tragedies, जैसे जो ग्रीक ट्रेजेडीज़ है ना उसमें जिस तरह से हीरो दिखाया जाता है या कोई नोबल हीरो या फिर कोई क्लासिकल ग्रीक जो ट्रेजेडीज़ में जिस तरह से दिखाया जाता है, कोई राजा होता है या कोई बहुत ही नोबल महान हीरो होता है, वो सब चीज़ें इसमें नहीं हैं। बट दिस प्ले प्रेजेंट करता है द डाउनफॉल ऑफ एन ऑर्डिनरी
मिडिल क्लास मैन, ठीक है, उसके बारे में बताता है। हुज मोरल फेलियर, जिसका जो एक नैतिक पतन हो जाता है, जो नैतिक पतन वो डिस्ट्रॉय कर देता है उसकी पूरी फैमिली को। तो ये जो ऐसे हैं, इन दिस ऐसे ट्रेजेडी एंड द कॉमन मैन, ऑर्थर मिलर्स का ही है। इसमें ये आर्ग्यू करते हैं कि दैट कॉमन पीपल आर एज कैपेबल ऑफ एक्सपीरियंसिंग ट्रेजेडी एज किंग्स एंड हीरो। ऑल माई सन्स जो है ये एक परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है इस आइडिया को, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेजेडी के बारे में। ऑल माई सन्स एज ए मॉडर्न ट्रेजेडी, ये हमारा हेडिंग होगा। इसमें पहला पॉइंट है कि द जो केलर एज द ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो कैसे है यहाँ पर जो केलर? द सेंट्रल कैरेक्टर, जो केलर जो है वो एक सेंट्रल कैरेक्टर है इस प्ले का, ठीक है। ही इज़ एन ऑर्डनरी बिजनेसमैन, एक ऑर्डनरी बिजनेसमैन है ये, हु पोजेस द क्वालिटीज़ ऑफ अ मॉडर्न ट्रेजिक हीरो। बट उसके साथ साथ उसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं जो एक मॉडर्न ट्रेजिक हीरो में होती हैं। ही इज़ हार्ड वर्किंग, जो केलर जो है वो हार्ड वर्किंग है, ठीक है, लविंग है अपनी फैमिली के लिए, और डिटरमाइंड है टू प्रोवाइड देम विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए पूरी तरह से वो प्रतिबद्ध है। हाउएवर, जो उसकी एक्सेसिव कंसर्न है ना अपनी फैमिली के लिए, मतलब अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा कंसर्न करता है, इतनी ज़्यादा चिंता करता है अपनी फैमिली के लिए कि वो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना वो उसको ब्लाइंड कर देती हैं टू हिज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स सोसाइटी। मतलब अपनी फैमिली के बारे में वो इतना ज़्यादा कंसर्न होता है कि जो समाज के लिए जो उसकी जिम्मेदारियां होती हैं ना, जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उससे वो कहीं ना कहीं दूर हट जाता है। मतलब भूल जाता है कि फैमिली के अलावा समाज के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं उसकी। ट्रेजिक फ्लॉ, जो केलर का जो ट्रेजिक फ्लो है दैट इज़ सेल्फलेसनेस एंड मोरल ब्लाइंडनेस, ठीक है, सेल्फलेसनेस एंड मोरल ब्लाइंडनेस। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था, इसके दौरान क्या हुआ था कि ही नोविंगली अलाउज डिफेक्टिव एयरप्लेन्स सिलेंडर्स हैड्स टू द शिफ्ट टू द मिलिट्री को वो जानबूझकर जो डिफेक्टिव एयरप्लेन्स होता है ना वो शिप कर देता है, एंड आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग हिज पार्टनर्स टू रिपेयर दैम, और उसके बाद वो कहते हैं कि हम इनको रिपेयर भी कर देंगे। तो जो फॉल्टी पार्ट्स थे दैट कॉजेज द डेथ ऑफ 21 पायलट्स, उन गड़बड़ी वाले जो फॉल्टी पार्ट्स जो थे उनकी वजह से 21 पायलट्स की जो है मौत हो जाती है। तो इंस्टीड ऑफ एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो है ही शिफ्ट्स द ब्लेम ऑन टू हिज बिजनेस पार्टनर, ठीक है, जो बिजनेस पार्टनर है उस पर ब्लेम कर देता है वो, जिसका नाम है स्टीव डीवर, हु इज़ इम्प्रिजन्ड वाइल जो एस्केप पनिशमेंट, दोनों को जेल हो जाती है तो जो है वो बाहर आ जाते हैं। हिज बिलीफ दैट प्रोटेक्टिंग हिज फैमिली जस्टिफाइज एनी एक्शन, मतलब वो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होता है, या उसको ब्लाइंडली डेडिकेटेड बोल सकते हो अपनी फैमिली के लिए, कि वो अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए कोई भी एक्शन करने के, कोई भी गलत काम करने को ना वो जस्टिफाई कर देता है या करने के लिए तैयार रहता है। थर्ड है, एक उसके मन में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है बिटवीन पर्सनल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। तो वन ऑफ द सेंट्रल ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट जो था इस प्ले का बिटवीन प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बिलीव्स दैट हिज ओनली ड्यूटी इज़ टू हिज फैमिली, कि जो भी उसकी जितने भी उसके जो ड्यूटी है वो उसकी फैमिली के लिए है, ठीक है। जहाँ पर वो कई बार बोलता है ना कि आई एम इन बिजनेस, अ मैन इज़ इन बिजनेस, ठीक है। हाउएवर, जो उसके सन है, जो उसका बेटा है क्रिश, ही बिलीव्स दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू सोसाइटी, सही बात है। तो दिस कॉन्फ्लिक्ट एक्सपोज करता है जोज एथिकल फेलियर एंड ड्राइव्स द ट्रेजिक एक्शन ऑफ द प्ले, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे,
डिस्कवरी एंड रिकग्निशन। द ट्रेजेडी रीचेज इट्स क्लाइमैक्स। ये जो प्ले की जो ट्रेजेडी है ना वो अपने क्लाइमैक्स पे तब पहुंचती है व्हेन जो है ही रीड्स लैरीज फाइनल लेटर। जो उसका बेटा है ना लैरीज लेटर, जो उसका फाइनल लेटर है वो पढ़ता है, तब जाके वो क्लाइमैक्स तक ये पहुंचता है। ये तो लैरी जो है वो रिवील करता है दैट ही प्लान्ड टू कमिट सुसाइड बिकॉज ही कुड नॉट बेयर द शेम ऑफ हिज फादर्स क्राइम। वो सुसाइड कर लेता है ये सोच के कि वो ये कह रहा है कि मैंने सुसाइड इसलिए किया था क्योंकि मैं अपने जो फादर ने जो एक जो शर्मिंदगी थी जो उसके फादर की वजह से उसने जो शर्मिंदगी वो झेल नहीं सकता था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया था। तो जो फाइनली रियलाइज़ करते हैं कि द डेड पायलट्स वर ऑल माय सन्स, ठीक है, ये रिकग्नाइज करता है कि वो सारे मेरे बच्चे थे। तो दिस रिकग्निशन ट्रांसफॉर्म हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एट द सेम टाइम ही ऑल्सो रिकग्नाइज दैट हिज एक्शंस, जो उसके एक्शन थे ना वो अफेक्ट किया था नॉट ओनली हिज ओन फैमिली बट मैनी अदर फैमिलीज एज वेल। देन कैटास्ट्रोफ, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अनेबल टू लिव विद द गिल्ट एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज क्राइम। ही वॉज अनेबल टू लिव विद गिल्ट एंड रियलाइजेशन ऑफ क्राइम। जो केलर कमिट सुसाइड, वो भी सुसाइड कर लेता है। हिज डेथ इज़ बोथ, जो उसकी मौत है ना वो सज़ा भी है और एक तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्टेंस भी है, एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। सो द फैमिली इज़ लेफ्ट इमोशनली शैटर्ड कंप्लीटिंग द ट्रेजिक एंडिंग। 6th है हमारा कैथेसिस। कैथेसिस के बारे में बताएंगे। जो ऑडियंस है द ऑडियंस एक्सपीरियंस करती है पिटी, दया आती है उसको फॉर जो बिकॉज ही जेन्युइनली लव्स हिज फैमिली, कि वैसे तो वो अपनी फैमिली को प्यार करता है जेन्युइनली एंड ही नेवर इंटेंटेड टू बिकम अ मर्डरर, वो मर्डरर नहीं बनना चाहता था, बट एट द सेम टाइम दे फील फियर, ठीक है, पिटी भी फील होता है ऑडियंस को और एट द सेम टाइम दे फील फियर बिकॉज हिज डाउनफॉल रिजल्ट्स फ्रॉम ऑर्डिनरी ह्यूमन वीकनेसेस। क्या क्या होती है वो, ग्रीड, सेल्फ डिसेप्शन, ओके, और मिसप्लेस्ड लॉयल्टी विच कैन एग्जिस्ट इन एनीवन, वो किसी में भी हो सकती है। तो ये जो इमोशनल रिस्पॉन्स था ये प्रोड्यूस करता है कैथारसिस को, फुलफिलिंग द पर्पज ऑफ ट्रेजेडी। देन सोशल ट्रेजेडी के बारे में बता देंगे। अनलाइक क्लासिकल ट्रेजेडीज दैट फोकस मेनली ऑन द फेट और डिवाइन विल ना, तो ऑल माई सन्स जो है ऑल माई सन्स प्रेजेंट करता है ट्रेजेडी एज द रिजल्ट ऑफ एथिकल चॉइस को प्रेजेंट करता है। मिलर क्रिटिसाइज करते हैं वॉर, प्रॉफिटेरियनिंग, ठीक है, कैपिटलिज्म को एंड द टेंडेंसी टू प्लेस पर्सनल सक्सेस अबव ह्यूमन लाइफ। तो ये जो प्ले है पूरा ही फंक्शन करता है एज बोथ पर्सनल और सोशल ट्रेजेडी को भी हाईलाइट करता है। फिर हम कंक्लूजन लिख देंगे कि ऑल माई सन्स इज़ अ पावरफुल मॉडर्न ट्रेजेडी बिकॉज इट पोर्ट्रेस द फॉल ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन हुज मोरल फेलियर डिस्ट्रॉय करता है बोथ हिमसेल्फ, सो खुद को भी और फैमिली को भी। जो कलर ट्रेजिक फ्लो, हिज रिकग्निशन ऑफ गिल्ट, हिज फाइनल सुसाइड सेटिस्फाई द एसेंशियल फीचर ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। बस इतना हम बात करेंगे, कंक्लूजन कर देंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।